हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लु ज़ेंग इविल गॉड के अटैक्स को ऐसे ही अपने हाथों से साइड कर रहा होता है। फिर वो लास्ट में उसकी स्वॉर्ड को अपनी दोनों उंगलियों से रोक लेता है। तो एपिसोड नंबर 4 और 5 की स्टार्टिंग होती है। लु ज़ेंग ने उसकी स्वॉर्ड पकड़ी होती है। वो बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, अब क्या लगता है तुम्हें मैं क्वालिफाइड हूँ? इविल गॉड बोलता है अभी भी काफी नहीं है ये। उसकी जो वाइफ होती है वो अपनी आइज को क्लोज करती है और एक एनर्जी टाइप को रिलीज करती है। जो एनर्जी टाइप होती है वो लु ज़ेंग के सर के ऊपर पहुंच जाती है। लु ज़ेंग हैरान हो जाता है। लु ज़ेंग के ऊपर कुछ असर हो रहा होता है। लु ज़ेंग सोच रहा है मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। इसने मेरी सोल और ये जो मेरी इनर वर्ल्ड की इनकारनेशन है इसके बीच में जो कनेक्शन था उसे तोड़ दिया है। वेल, सोल यानी जो ओरिजिनल बॉडी की और इनकारनेशन जो ये बॉडी इसके वर्ल्ड के अंदर है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन तोड़ दिया। इविल गॉड फिर लु ज़ेंग के हाथ से स्वॉर्ड छुड़ा लेता है और बोलता है मर जाओ। वो एक स्लैश करता है और लु ज़ेंग की बॉडी को कट कर देता है। लु ज़ेंग ऐसे ही खत्म हो जाता है, मतलब लु ज़ेंग की जो इनकारनेशन होती है। प्रिंसेस बोलती है क्या हमने सच्ची में कर दिखाया? क्या ये इतना ज्यादा आसान है गॉड ऑफ क्रिएशन को मारना? इविल गॉड बोलता है जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला था, गॉड ऑफ क्रिएशन के पास भी वीकनेस होगी। ये कुछ ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, तो उसी की वजह से उसकी फेट अब ऐसी हो गई है। लु ज़ेंग ऊपर अपेयर हो जाता है दोबारा और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? इविल गॉड हैरानी से पीछे की तरफ देखता है और बोलता है क्या? लु ज़ेंग उसकी तरफ देखता है, प्रिंसेस के ऊपर कुछ करता है। प्रिंसेस सोच रही होती है मैं मूव नहीं कर सकती हूँ। लु ज़ेंग फिर अपनी फिंगर को क्लिक करता है और उसकी स्वॉर्ड को गायब कर देता है इविल गॉड की, मतलब तोड़ ही देता है एक तरह से। लु ज़ेंग फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से गायब होता है, जल्दी से इविल गॉड के पीछे पहुंच जाता है और उसे मारता है। इविल गॉड नीचे गिरता है जाके, वैसे पड़ा होता है। लु ज़ेंग उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने रियलाइज कर लिया कि तुम एक नकली वर्ल्ड में जी रहे हो पर तुम्हारा माइंड यहाँ पे इनप्रेजेंट है। किसी दिन मैं तुम्हें असली वर्ल्ड में लेके जाऊंगा, अभी सही टाइम नहीं है। इविल गॉड बोलता है क्या सच्ची तुम ऐसा करोगे? लु ज़ेंग बोलता है मेरे को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और ऊपर से बात है कि मेरे को सिर्फ सिंगल थॉट लगेगी तुम्हें मारने के लिए। पहली बात सच्ची है क्योंकि इसी का तो वर्ल्ड है। इविल गॉड चुप होता सोच रहा होता है। जो जीजू थी उसने पहले ही रिड्यूस करके रखा हुआ था, मतलब सोच के रखा था और बताया था कि जो गॉड ऑफ क्रिएशन है उसके पास एबिलिटी है, वो किसी भी लिविंग बीइंग को मार सकता है और उससे सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करके फाइट नहीं की जा सकती। मैं कुछ ज्यादा सोच रहा था और ऐसे डिटरमाइंड था, लास्ट में ऐसा हो गया। इविल गॉड बोलता है तुम मेरे को अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हो? लु ज़ेंग बोलता है जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना, तुम क्वालिफाइड नहीं हो फेथ एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए, और गलत मत सोचना, ऐसे तो मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ पर इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। लु ज़ेंग फिर वहां से गायब हो जाता है। इविल गॉड देख रहा होता है उसकी तरफ। प्रिंसेस आ जाती है वहां पे और बोलती है हस्बैंड क्या तुम ठीक हो? इविल गॉड वेल कुछ नहीं बोल रहा होता। प्रिंसेस बोलती है उसने ऐसा क्यों बोला कि तुमसे मतलब नहीं है उसको? इविल गॉड बोलते मैं भी समझ नहीं पाया कि वो क्या बोलना चाहता था, क्या मतलब होगा इसके पीछे कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इविल गॉड फिर समझ जाता है, बोलता है अच्छा अगर मैं किसी चींटी को छोड़ दूं जिंदा तो वो इसी वजह से यानी कि वो एक चींटी है। बात है कि उसकी आंखों में मैं एक चींटी हूँ, वो मेरे को कभी भी मार सकता है, मतलब ऐसी बात है। प्रिंसेस बोलती है कि उसकी जो लाइफ फॉर्म है वो उस लेवल पे है जो कि हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा आगे है। ये नॉर्मल है उसके लिए ये सोचना कि हम चींटियां हैं। इविल गॉड बोलता है कि मैं प्रूव कर दूंगा उसे कि अगर मैं एक एंट हूँ तो मैं एक एक्सट्रीमली स्पेशल एंट हूँ। चलो चलते हैं, अगर उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है तो मैं सुनूंगा उसकी बात को। रीअरेंज करते हैं फेथ, वो जो स्टैच्यू था, इस टाइम जो स्टैच्यू होगा वो गॉड ऑफ क्रिएशन का होगा। प्रिंसेस बोलते ठीक है हस्बैंड। लु ज़ेंग वापस आ जाता है अपने ओरिजिनल बॉडी में और सोच रहा होता है फाइनली जो प्रॉब्लम थी इनर वर्ल्ड की वो सोल्व हो गई है। इविल गॉड खुद के ऊपर रिलाई कर रहा था, मतलब उसकी जो खुद की कॉम्प्रिहेंशन थी, उसने खुद की वजह से गॉड लाइंस को क्रिएट किया था पावर ऑफ 9 स्टार्स को कंट्रोल करने के लिए। गॉड डोमेन में भी इस तरह का टैलेंट और जो परसेप्शन होती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसीडर कर सकते हैं हम उसे। और बाकी तो मतलब दूसरे यूनिवर्सेस की तो बात ही छोड़ दो तुम, वेल इसके वर्ल्ड के भी अमेजिंग लोग। तो मास्टर इविल बोलते मुझे पता नहीं था वो पॉइजन कितना ज्यादा पावरफुल था, पर ये बुरी बात है कि तुमने उस स्टोन माउस को मार दिया है। लु ज़ेंग बोलता है बात ये है ना कि उस माउस ने तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं है उस छोटी सी चीज के ऊपर? अगर मैंने उस माउस को पॉइजन नहीं किया होता और वो मारा नहीं होता तो मैं भी खत्म हो जाता। मास्टर इविल बोलता है पर तुम्हें पता नहीं कि वो कितना ज्यादा प्रीशियस चीज है वो स्टोन माउस। पहले के टाइम पे एक ट्रू गॉड ने उस चूहे के ऊपर रिलाई किया था सेंट बनने के लिए। स्टोन माउस को ऑब्टेन करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी जुए पे लगा दी, मतलब एक तरह से रिस्क ले लिया था बहुत बड़ा इसने, पर किसे पता था कि वो जो स्टोन माउस था वो जल्दी हैच हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने अपॉर्चुनिटी को खो दिया इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। लु ज़ेंग बोलते चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना मर्जी प्रीशियस क्यों नहीं था ये पहले, पर अभी मर गया है। मास्टर इविल बोलते कि तुम्हें बहुत ज्यादा कम पता है गॉड डोमेन के बारे में। अगर स्टोन माउस सिर्फ अब कोब्स ही बचा हुआ है फिर भी तुम काउंटलेस ट्रू गॉड्स को फाइंड कर सकते जो कि इसके लिए फाइट करेंगे, इस मरे हुए चूहे के लिए। जो वेल्दी क्लैन है फ्लोटिंग आइलैंड के, वो भी पीछे नहीं हटेंगे इसको पाने से, क्योंकि ये जो कोब्स होता है स्टोन माउस का, इससे तुम फाइंड कर सकते कि ये कहाँ पे रीइंकार्नेट करेगा, मतलब पैदा होगा। फिर वहां जाके तुम इसके
के जो तरह का मतलब माउस शेप्ड स्टोन है होगा इसका, उसे तुम फाइंड कर सकते हो। चाहे तुम इसे एक्सचेंज के लिए भी यूज करोगे तो भी इसकी वैल्यू इतनी है कि तुम वेल्थ सोच नहीं सकते हो। लुजंग बोलता अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब ये अच्छी है मतलब चीज अपने पास रखना, पर मेरे पास ज़ूमी रिंग नहीं है। ऐसे जो मेरा स्वॉर्ड का स्कैबर्ड है उसमें मैं टेम्परेरी से स्टोर कर सकता हूँ, पर वो कन्वीनियंट नहीं है। मास्टर एविल बोलता है कि मेरे पास है एक मेरे कोप्स में, वो गोल्डमैन के मटेरियल से बनी हुई है तो वो टूटेगा नहीं, मतलब तुम इसे सही तरीके से यूज कर सकते हो। अब मैं उसे यूज नहीं कर सकता हूँ तो वो तुम यूज करो इसे। लुजंग मास्टर एविल के कोप्स के पास जाता है और उस रिंग को ले आता है और डाल लेता है। लुजंग पीछे की तरफ देख रहा होता है, उसने अपनी स्वॉर्ड हाथ में पकड़ी होती है और बोलता है वो कि चलो मैं इस स्वॉर्ड को भी डाल ही देता हूँ, अननेसेसरी ट्रबल नहीं होना चाहिए मेरे साथ। लुजंग बाहर जा रहा होता है, वहाँ पे सभी विलेजर्स होते हैं, वहाँ पे हमें जाया और जाओवैन भी दिखाया था। लुजंग वहाँ पे आता और बोलता है सभी मैं वापस आ गया हूँ। एक विलेजर बोलता है कि लुओ मिस्टर लुओ तुम कहाँ से आए, क्या तुमने एंसेस्टर देखा? वेली सन और मून विलेज का लॉर्ड बोल रहा होता है। लुजंग बोलता है मास्टर एविल एक ओल्ड एनिमी के साथ फाइट कर रहे थे, वो दोनों मर गए हैं। ऐसे फाइट करते करते उन्होंने एक दूसरे को मार दिया और उन दोनों की तरह जो ट्रेजर था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। लॉर्ड बोलता है ये वो नीचे गिर जाता है और बोलता है कैसे हो सकता है, मैं मास्टर एविल को फॉलो करना चाहता और उनकी हेल्प करना चाहता था 72 विलेजेस को रिवाइव करने के लिए, अब मैं फ्यूचर में क्या करूंगा? लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है। मास्टर एविल बोलता है अब मैं पावरलेस हूँ सन और मून विलेज के साथ डील करने के लिए, अब मैं उन्हें खुद ब खुद ही जीने के लिए छोड़ सकता हूँ। वैसे एक जगह खड़े होते हैं, मतलब जहाँ पे विलेज होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा डीप क्रेटर टाइप फॉर्म हो गया होता है। जाओवैन बोलता है क्या ये जो डीप पिट है ये रिजल्ट है मास्टर एविल और उसके एनिमी के बीच में फाइट का? हमारा विलेज तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। लुजंग बोलता है वेल, जाय बोलता है ठीक है हम अपनी लैंड को रिक्लेम कर सकते हैं, हम घर भी बना सकते हैं जब ये मतलब कोलैप्स हो जाएगा, सब कुछ ठीक ही है। जाओवैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। लुजंग बोलता है मास्टर एविल चले गए हैं और जो सन और मून विलेज है वो भी तुम्हें तंग नहीं करेगा, अब टाइम है मेरे जाने का भी। जाओवैन बोलता है मास्टर जब मैं सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा तो मैं तुम्हें फाइंड करूंगा। लुजंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर हमें वास्काई टेरिटरी नॉर्थर्न माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है। लुजंग उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है। लुजंग ऊपर पहुंच जाता है और बोलता है हम ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच गए हैं। मास्टर एविल बोलता है हाँ हम ऑलरेडी वहां पे पहुंच गए हैं, वो जो ट्रायंगुलर रो के आगे उसे देखो वो मैकेनिज्म है, मतलब मैकेनिज्म है, तुम उसे प्रेस करो। लुजंग बोलता है ऐसा नहीं कि मतलब किसी और ने वो ट्रेजर डक कर लिया होगा। मास्टर एविल बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लुजंग उसके ऊपर पैर रखता है और उसे दबाता है, एक पिट टाइप ओपन हो जाता है, मतलब गड्ढा टाइप। लुजंग उसकी तरफ देखता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा कॉइन्स होते हैं, मतलब पूरी तरह से कॉइन से भरा होता है ब्लैक कलर के। लुजंग एक कॉइन को पकड़ लेता है और बोलता है ये क्या चीज है, क्या ये मैजिक ट्रेजर है या किस तरह के रेयर मटेरियल्स है? मास्टर एविल बोलता है कुछ भी नहीं है, ये करेंसी है गोल्डमैन की, गोल्ड मार्शल कॉइन्स। लुजंग बोलते हैं क्या ये जो गोल्ड मार्शल कॉइन्स हैं ये ट्रू एसेंस को भर सकते हैं, क्या ये फेथ एनर्जी को भर सकते हैं? या फिर मास्टर एविल बोलते हैं ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो यूज होता है गोल्ड मार्शल कॉइन्स का वो कुछ ज्यादा ग्रेट है। ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम्हारे पास गोल्ड मार्शल कॉइन्स है तो तुम सब कुछ खरीद सकते हो गोल्ड डोमेन में, तो बाद में पता लग जाएगा कि ये जो कॉइन्स हैं ये किस तरह से तुम यूज कर सकते हो फ्यूचर में और उनकी वैल्यू क्या है। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग अपने सारे कॉइन्स को भर लेता है। मास्टर एविल बोलता है अब नेक्स्ट तुम्हें मिरर सिटी जाना है, वो क्लोजेस्ट गोल्ड सिटी है वास्काई टेरिटरी से, फिर वहां से तुम वेरियस पावर जो गोल्ड डोमेन में वहां पे तुम जा सकते हो। मैं पहले तुम बता देता हूँ कि एक चीज में फोकस करो, तुम पहले एक वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल क्लैन में एंटर करो किसी फ्लोटिंग आइलैंड में। लुजंग बोलता है फ्लोटिंग आइलैंड वो किस तरह का प्लेस होता है? मैंने जिंगवे से भी सुना था इसके बारे में पहले, पर मुझे डिटेल्स के बारे में नहीं पता है। मास्टर एविल बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है, तुम लुजाओ के सन और गूबी के डिसिपल हो, तुम्हें एक्चुअली में गोल्ड डोमेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने खुद ही नहीं बताया तुम्हें। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो गोल्ड डोमेन है उसके मिडल में एक बहुत बड़ी सी है जिसे टाइम सी बोला जाता है। जो सी है वो लाइट और टाइम से बनी हुई है। जो भी लिविंग बीइंग उस पानी में गिरता है, मतलब सी में गिरता है, वो डिफरेंट टाइम में स्प्लिट हो जाता है, मतलब शायद पास्ट में फंस जाता है या फ्यूचर में चला जाता है। फ्यूचर में तो कहाँ ही, मतलब ऐसे टाइम में फंसा रहता है। और जो सी के सेंटर है वहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स है जो कि पावरफुल और वेल्दी क्लैंस ने बनाए हुए हैं। उन्होंने 90% जो रिसोर्सेज है गोल्ड डोमेन में उन्हें अपना बना के रखा हुआ है। साथ में जो गोल्ड मार्शल कॉइन्स है वो भी सिर्फ सेंट जो होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं एक फ्लोटिंग आइलैंड को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हर एक फ्लोटिंग आइलैंड जो है वो एक पीक लेवल पावर को रिप्रेजेंट करता है गोल्ड डोमेन में। जब तुम फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर करोगे तो तुम्हारे पास एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर होगा, पर ये डिफिकल्ट हो जाएगा अभी, मतलब रिकॉग्निशन पाने के लिए किसी पावरफुल क्लैन से, अगर तुम चाहो ऐसा। तो मैं भी क्वालिफाइड नहीं था फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर करने के लिए पहले। लुजंग बोलता है एक मिडिल रैंक ट्रू गोड तुम्हारी तरह वो क्वालिफाइड नहीं है एक फ्लोटिंग आइलैंड में जाना। लुजंग फिर ऐसे कूद जाता है पहाड़ से, वो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है ठीक है वहीं चलते हैं। तो तभी मैं एक जगह का सीन दिखाया जाता है, एक पनिशमेंट पड़ रही होती है। हुआ-टेन बोलता है कि जो स्लेट पनिशमेंट है वो फाइनली ओवर हो गई है, वो एक जगह से निकल रहा होता है। वेल शायद इसकी पनिशमेंट चल रही थी। वो बोलता है कि स्मगलिंग मेरे को किस जगह पे ले आई है, मैं तो गोल्ड डोमेन में उड़ भी नहीं सकता हूँ, तो चलो मैं पहले सी से बाहर निकलता हूँ। सो गाइस एपिसोड नंबर 405 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ।
कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।